बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसमें हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो एप्लीकेशन है वो कार्नट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस कर चुके हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। इसके और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एक न्यू ऑफ स्टेट फंक्शन सिस्टम के स्टेट फंक्शंस के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है जो कि है एंट्रोपी। तो आज हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे और किस तरह जो है वो हम इसकी एप्लीकेशन एक एग्जांपल है उसमें हम कार्नट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और उसमें किस तरह हम उसमें यानी कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, वर्क हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास आज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स tells us about the law of conservation of energy second law of thermodynamics, the second law of thermodynamics introduces a new state function called entropy। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एक न्यू पैरामीटर जो है इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? अगर हम बात करते हैं अरेंजमेंट की, थर्मोडायनेमिक्स में जो अगर आप ऑर्डर की बात करते हैं तो ये वो नहीं है कि जिस तरह हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होते हैं कि वो आपस में अरेंज हो जाते हैं थ्री डायमेंशनल। तो थ्री डायमेंशन में अरेंजमेंट है, ये वो ऑर्डर नहीं है जो थर्मोडायनेमिक्स में जिसकी बात होती है। थर्मोडायनेमिक्स में जो है वो ऑर्डर जो है वो एक फेज स्पेस है कि इसमें हम क्या कहते हैं, मोमेंटम वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर इन थर्मोडायनेमिक्स order is not a three-dimensional arrangement of particles, but it is a phase space includes momentum and velocity coordinates। तो हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में जो ऑर्डर है ये वो नहीं है कि जिस तरह हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, बल्कि ये क्या एक फेज स्पेस है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में ऑर्डर से मुराद फेज स्पेस है कि इसमें जो आप किस तरह जो है पार्टिकल्स या एनर्जी जो है वो क्या है, वो थ्री डायमेंशनल जो है वो क्या है, उसमें जो है वो जो पार्टिकल्स हैं वो थ्री मोमेंटम वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स में क्या है वो उनकी अरेंजमेंट है। ठीक है, इसके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके पास कोई आइडियल गैस है, फॉर एग्जांपल एन आइडियल गैस is enclosed in a constant volume container, so there will be
no effect on order due to the increase in temperature। अगर कोई आइडियल गैस है वो प्रेजेंट है किसी कंटेनर में और कंटेनर का कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप उसको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की जो ऑर्डर है उस पर जो है वो कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो है, लेकिन अगर हम उसी कंटेनर में बात करते हैं, फेज स्पेस की बात करते हैं, मोमेंटम वेलोसिटी की बात करते हैं, तो अगर वहाँ टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो उससे मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से जो ऑर्डर मॉलिक्यूल्स की होती है वो क्या होती है, वो ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है और हम कहते हैं कि उसमें वहाँ पे एंट्रोपी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो थर्मोडायनामिक्स में इस तरह जो है वो क्या कहते हैं कि हम वहाँ पे फेज स्पेस को, और वहाँ पे हम बात करते हैं मोमेंटम वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने पर जो आइडियल गैस की जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। इसी पॉइंट्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ। But due to the increase in temperature, the average velocity of the gas molecules increases which decreases the order in phase space and increases the entropy, एंट्रोपी। तो ये है, आपने इसको जो इस पॉइंट को जहन में रखना है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो है वो एंट्रोपी स्टेट फंक्शन इंट्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा यहाँ पे एंट्रोपी वो नहीं है जिस तरह हम क्या कहते हैं कि पार्टिकल्स हैं जो है वो उनकी अरेंजमेंट है 3 डायमेंशन, बल्कि यहाँ पे हम बात करते हैं फेज स्पेस में। हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, यहाँ मोमेंटम वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं कि जो है वो एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स के जो एनर्जी जो वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स है, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स है, उन पे इम्पैक्ट आता है, उनकी वो ऑर्डर जो है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, जिस वजह से एंट्रोपी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं किस तरह जो है वो एंट्रोपी का रिलेशनशिप है, जो हम एंट्रोपी को बल्कि यहाँ डिफाइन भी कर लेते हैं और फिर हम उसको मैथमेटिकली क्या करते हैं, वो जो है उसको मैथमेटिकली भी बताते हैं। Entropy is defined as the reversible exchange amount of heat between a system and its environment at a given temperature, at a given temperature। ठीक है, तो एंट्रोपी को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि इसमें कि वो जो है वो रिवर्सिबली जो है क्या है कि जो हीट एक्सचेंज हो रही है वो सिस्टम और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, तो एट अ गिवन टेम्परेचर, ये एक्चुअली क्या है, एंट्रोपी है। मैथमेटिकली हम इसको किस तरह शो करते हैं कि चेंज एंट्रोपी इक्वल टू चेंज इन क्यू रिवर्सिबली एट टेम्परेचर। ठीक है, ये स्मॉल डिफरेंशियल चेंज के लिए, और लार्ज चेंज के लिए आप क्या बात करेंगे, इस तरह लिखेंगे क्यू रिवर्सिबल एट टेम्परेचर। ठीक है, अब आप इसी को वॉल्यूम वर्क इक्वेशन में अगर आप रखते हैं तो इसमें आपके पास जो है क्यू की जगह आप क्या लिखेंगे कि डेल्टा यू इक्वल टू, डेल्टा क्यू की जगह आप लिखेंगे टी एंट्रोपी, और आपके पास क्या है, आपके पास डिफरेंशियल वर्क।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एंट्रोपी का एक इंपॉर्टेंट रोल है, और इस तरह जो है हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक न्यू स्टेट फंक्शन यानी एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस करता है वॉल्यूम वर्क इक्वेशन में। ठीक, अब हम एग्जांपल लेते हैं कार्नट प्रोसेस की। कार्नट प्रोसेस क्या है और कार्नट प्रोसेस जो है वो काम कैसे करता है। ठीक है, और इसमें हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए हम कार्नट प्रोसेस की एग्जांपल लेते हैं। Carnot machine is an ideal, reversible and hypothetic machine partially transfers heat into work। तो ये कार्नट मशीन जो है वो क्या है आपके पास कार्नट प्रोसेस, अगर हम बात करते हैं, बल्कि इसको आप कार्नट प्रोसेस कहें। कार्नट प्रोसेस इज एन आइडियल रिवर्सिबल एंड हाइपोथेटिक मशीन है, जो कि हम कहते हैं कि ये हीट इनटू वर्क क्या करती है, पार्शियली क्या करती है, इसको ट्रांसफर करती है। ठीक है, अगर हम इसकी डायग्राम की बात करते हैं, अगर आपने इसको नोट कर लिए तो हम इसकी जो है वो डायग्राम बना देते हैं कि आपके पास ये डायग्राम है कि यहाँ पे एक रिजर्वायर है और इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, TW हाई टेम्परेचर है, और इससे क्या हो रही है, हीट जो है वो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है टू पार्ट्स में। ये इसमें ट्रांसफर हो रही है, इसमें वर्क में, और यहाँ से जो क्यू रिलीज हो रही है यानी कि एब्जॉर्प्शन हो रही है आइडियल गैस की थ्रू, आगे जो है वो क्यू जो है वो क्यू डैश जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे कोल्ड रिजर्वायर की तरफ जा रही है। यहाँ पे आइडियल गैस और लो टेम्परेचर है, यहाँ पर जो एंट्रोपी चेंज है वो इक्वल टू माइनस क्यू ओवर TW, और यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज इक्वल टू माइनस प्लस क्यू डैश ओवर TK। यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे क्योंकि हीट आप कहते हैं लिबरेशन हो रही है रिजर्वायर से, यानी कि आइडियल गैस को एब्जॉर्ब कर रही है, और यहाँ पे हीट क्या हो रही है, आप ऐड हो रही है, इसलिए हमने इसको क्या किया, प्लस आ रहा है। ठीक, ये W है और ये जो है वो आपका ये हॉट रिजर्वायर है, और ये क्या आपके पास कोल्ड रिजर्वायर है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास ओवरऑल प्रोसेस है कि एनर्जी जो है वो क्यू जो यहाँ से आपके पास जो हॉट रिजर्वायर से जो आइडियल गैस आ रही है वो उससे जो हीट है वो वर्क में चेंज हो रही है और क्यू डैश में चेंज हो रही है। तो आप कहेंगे कि ये क्यू डैश है। तो ये आपके पास एक आप कहेंगे कि एक सिंपल प्रिंसिपल है कार्नट प्रोसेस का, कि जिसमें जो है वो आपने इस डायग्राम को क्या करना है, जहन में रखना है कि यहाँ पे क्या होता है कि आइडियल गैस जो वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है और उसमें एंट्रोपी चेंज भी आ रहा है, और वो आगे जाके उसकी जो हीट है वो आइडियल गैस की वर्क में चेंज हो रही है, और उसमें कुछ अमाउंट जो है वो हीट का जो आगे जाके कोल्ड रिजर्वायर में क्या हो रहा है, जो आइडियल गैस वहाँ पे क्या कर रही है, उसको रिलीज कर रही है। ठीक है, तो अब हम इसको इसमें वर्क जो है वो हम किस तरह डिफाइन करेंगे। यहाँ पे वर्क जो है वो किसकी इक्वल होगा, यहाँ पर वर्क जो है आपके पास इस केस में जो वर्क होगा वो इक्वल होगा डिफरेंस बिटवीन क्यू जो रिलीज एंड क्यू डैश के, क्यू माइनस क्यू डैश। ठीक है, और इसमें जो एंट्रोपी चेंज आएगा आपके पास डेल्टा एस ओवरऑल एंट्रोपी चेंज होगा वो क्यू ओवर टी डब्ल्यू प्लस क्यू डैश ओवर टी के विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो एंट्रोपी चेंज होता है सेकंड प्रोसेस के अंदर, कार्नट प्रोसेस में हम कहते हैं कि ओवरऑल एंट्रोपी चेंज है वो इक्वल टू 0। और इसके अलावा जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी को हम डिफाइन करते हैं कि द रेशियो ऑफ द वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय
हीट इनपुट, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी जो है विच विल बी लेस देन 1, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपके पास एफिशिएंसी का फार्मूला आता है वो TW माइनस TK और TW लेस देन 1, ठीक है। तो एफिशिएंसी जो है इसमें आपके पास कार्नट प्रोसेस का जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर। तो ये इसका जो है वो जनरल आप क्या कहेंगे कि ये डिस्कशन है आपके पास जो है वो जो है किस तरह जो है आपने पास जो है वो कार्नट प्रोसेस में ये आपके पास ये फार्मूला है कि वर्क वॉल्यूम वर्क एक्सपेंशन जो है वो द डिफरेंस ये इक्वल होगा द डिफरेंस बिटवीन द हीट बिटवीन द हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। तो ये आप इसको कीजिएगा। हम इसको डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे कार्नट वॉल्यूम वर्क जो है फंक्शन एक्सपेंशन के लिहाज से कि किस तरह जो है इसमें काम जो है मैक्सिमम काम, क्योंकि एक रिवर्सिबल प्रोसेस इसमें जो हीट फ्लो हो रहा है वो रिवर्सिबल हो रहा है, ठीक है। हीट फ्लोज रिवर्सिबल बिटवीन the hot and the cold reservoir and the cold reservoir, ठीक है। हीट जो यहाँ पे फ्लोज करती है वो क्या होती है, रिवर्सिबल है, ठीक है। और इस रिवर्सिबल वर्क जो है वो आपके पास जो है वो इक्वल है Q और Q टेस्ट है। अब हम इसको डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं कार्नट प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिहाज से, ठीक है। आप इसको नोट कर लें। प्रेशर वॉल्यूम वर्क को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम जो है वर्क की क्या करते हैं, ग्राफिकली हम इसको प्रेजेंट करते हैं। हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, आप इसके अगर आप बात करते हैं तो डिस्कशन की, तो आपके पास हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क का प्लॉट कर लेते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है वो ग्राफ है। तो ये आपके प्रेशर वॉल्यूम वर्क ग्राफ है इसमें, और ये पोजीशन आपके पास ए है, ये पोजीशन आपके पास बी है, ये सी है और ये डी है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम ए है, ये वॉल्यूम बी है, या वॉल्यूम सी है, ये वॉल्यूम डी है आपके पास, ठीक है। ये आइसोथर्मल है, यहाँ पे टेम्परेचर आपके पास TW है और यहाँ पे आपके TK है। अच्छा, यहाँ पे जो कार्नट प्रोसेस के अंदर जो है आप बात करते हैं कि यहाँ पे दो आपके पास जो है ये एक्चुअली बेस करता है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन पे, ठीक। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपकी TW है, ये आपके पास स्टेप जो है आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है, ये फिर वापस आइसोथर्मल है और ये फिर एडियाबैटिक है। जनरल आपके पास जो है वो ये प्रोसेस है, इसको हम जो है वो क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहला स्टेप वाइज हम इसको डिस्कस करते हैं। ये स्टेप 1 जो है इसमें स्टेप 1 जो है आपके पास ये स्टेप 1 है, ठीक। तो ये है आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है आपके पास, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन इसमें हम जो है फाइंड करेंगे वर्क फ्रॉम A टू B, ठीक है। वर्क फ्रॉम A टू B, तो इसमें हम अच्छी तरह जानते हैं कि डेल्टा U इक्वल टू, अगर आप बात करते हैं यहाँ पर डेल्टा U इक्वल टू आपके पास जो है वो डेल्टा Q और जो है आपके पास इसमें डेल्टा U और Q प्लस W, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि आइसोथर्मल है, सिंस हम अच्छी तरह जानते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 0, डेल्टा U इक्वल टू 0, तो यहाँ आपके पास Q इक्वल टू माइनस W, ठीक है। तो वर्क आपके पास क्या होगा, Q इक्वल टू माइनस W। तो वर्क यहाँ पे इस केस में आपके पास हीट इक्वल टू W, और ये आपके पास यहाँ पे जो वर्क हो जाएगा माइनस nRT, क्योंकि हाई टेम्परेचर की हम बात करते हैं TW, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर क्या है आइसोथर्मल है, और TW आपके पास यहाँ पर, और
ये इक्वल टू हो जाएगा, हम ऑलरेडी आइसोथर्मल वर्क के लिए हम ऑलरेडी ये इक्वेशन के फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर क्या है VB, यानी V2 ये है और V1 क्या आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो फर्स्ट इक्वेशन है। इसके बाद Q जो है इक्वल टू W है और W यहाँ पे क्या है A to B, तो वो आपके पास Q इक्वल टू माइनस माइनस nRT W ln VB ओवर VA, ठीक। तो Q इक्वल टू यानी QAB इक्वल टू प्लस nR हाई टेम्परेचर एंड VB ओवर VA, ठीक। तो ये आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल आप इसको रिवर्सिबल एक्सपेंशन क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो यहाँ पे आपने वर्क को क्या किया कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो रिजर्वायर्स का जो टेम्परेचर है वो इस तरह मेंटेन किया जाता है कि TW और TK का जो है वो क्या है कि आपके कहीं के टेम्परेचर क्या रहते हैं ऑलमोस्ट जो है वो क्या रहते हैं सेम रहते हैं, यहाँ टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आता। इसके अलावा आप ये याद रखिएगा Q जो है वो ग्रेटर देन Q डैश है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप 2 है हमारे पास, ठीक। स्टेप 2 में अगर हम बात करते हैं, ये एडियाबैटिक है, यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन है आपके पास, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक। अब एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास वर्क आप B to C फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो Q है आपके पास जो होगा, आप डेल्टा Q की बात करें Q इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम Q की बात करते हैं डेल्टा Q इक्वल टू क्या होगा आपके पास 0 होगा। तो इसमें आप जो बात करते हैं कि इसमें आपके पास U और W क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो वर्क जो है वर्क फ्रॉम B to C विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू NCV डेल्टा T, ठीक है। अब डेल्टा T क्या है आपके पास, सिंस हम बात करते हैं W इक्वल टू BC, तो यहाँ पे आपके पास BC जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा NCV T2 माइनस T1। अब यहाँ पे फाइनल T2 क्या आपके पास, T2 यहाँ पे TK और T1 क्या आपके पास TW, तो यहाँ इक्वल टू NCV TK और TW, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास T2 होगा इस केस में जब यहाँ से आप आएंगे। अब आप यहाँ से इस तरह प्रोसेस आएगा तो T2 आपके पास लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर है, तो NCV इक्वल टू TK माइनस TW, ठीक। तो ये इक्वेशन आपने जो है वो क्या करनी है ज़हन में रखनी है आपको। तो ये वर्क जो है आपके पास एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में, क्योंकि हमने यहाँ पे सिस्टम को जो प्रोसेस यहाँ पे आप कहते हैं कि हीट एक्सचेंज जो है वो इक्वल टू 0, तो इस वजह से जो भी वॉल्यूम वर्क जो वर्क होगा उसमें इंटरनल एनर्जी की चेंज की इक्वल होगा, तो NCV डेल्टा T और TK माइनस TW, ठीक है। अब हम जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टेप 3 में यहाँ पे क्या आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये क्या आपके पास आइसोथर्मल है, ठीक। ये आइसोथर्मल एडियाबैटिक एक्सपेंशन और ये क्या आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर दोबारा क्या एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उसमें इसको जो स्टेप 3 में हम इस पे काम कर लेते हैं। तो स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, यहाँ पे आप काम जो है वो WC2D, ठीक है। फिर वही सिमिलर आपके पास ये है जिस तरह A to B है, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे A to B है तो यहाँ पर क्या है C to D है, तो यहाँ पर आप देखें Q इक्वल टू माइनस W और जो है इसके अलावा W इक्वल टू आपके पास फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ फाइनल वॉल्यूम आपके पास VD है, इनिशियल वॉल्यूम आपके पास VC है, तो यहाँ पे आप बात करेंगे कि Q आपके पास CD इक्वल टू माइनस W C to D और विच इज आल्सो इक्वल टू, अगर आप बात करते हैं ये हो गया, इसके बाद WCD इक्वल टू
होगा माइनस एन आर टी, लेकिन यहाँ पे लो टेम्परेचर की बात होगी, टी के की बात होगी। यहाँ पर आपके पास हाई टेम्परेचर था, यहाँ पे आपके पास टी के टेम्परेचर है, और एल एन वी डी ओवर वी सी फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम, और क्यू सी डी इक्वल टू माइनस एन आर टी के एल एन वी डी ओवर वी सी। ठीक है, तो ये होगा प्लस एन आर टी के और एल एन वी डी ओवर वी सी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वर्क सी टू डी आपके पास आ गया। ठीक है, अब हम जो लास्ट स्टेप है हमारे पास यहाँ एडियाबैटिक जो है वो क्या है, कंप्रेशन है, वो डेफिनेटली एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो यहाँ हमने कहा 20 cc, तो यहाँ पे होगा डी टू ए, और यहाँ पर भी जो चेंज इन क्यू है वो 0 की इक्वल है, और जो वर्क है वो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी चेंज की इक्वल होगा। तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर सिंपल चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास ये जो स्टेप होगा वो यहाँ पे वो कर लेते हैं। आप इस पूरी को नोट कर लें ताकि हम नेक्स्ट स्टेप जो है इसको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकें। स्टेप 4 जो है हमारे पास जो है वो इसी से रिलेटेड है। स्टेप 4 ये आपके पास स्टेप 4 है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक, और यहाँ पर होगा डी टू ए, और आपके पास जो है डी टू ए होगा, और आपके पास डी डेल क्यू अगर आप कहेंगे 0 होगा, और डब्ल्यू डी टू ए जो है वो इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ठीक, और यहाँ पर आपके पास जो यहाँ पर जो डेल्टा टी डेफिनेटली आप बात करते हैं डी टू ए वो एन सी वी टी टू माइनस टी वन एन सी वी। अब यहाँ पर टी टू आपके पास क्या है, टी डब्ल्यू टी टू फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि जब प्रोसेस जो है वो अपने फाइनल स्टेप पे जा रहा है, और टी वन जो इनिशियल होगा वो टी के होगा। ठीक, तो ये डब्ल्यू डी टू ए जो है आपके पास क्या होगा, ये आपके पास इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 है आपके पास। ठीक, ये इक्वेशन आपके पास क्या होगी, 5 होगा। ठीक, अब हमने हर स्टेप के अंदर क्या किया, वर्क को जो है वो फाइंड कर लिया। अब हम ओवरऑल इस प्रोसेस में, साइक्लिंग प्रोसेस में कितना काम हुआ, उस सब प्रोसेस उस काम को हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड किस तरह करेंगे, तमाम इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, और वो किस तरह लिखेंगे आप इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, वो क्या है आपके पास, कि सम ऑफ वर्क जो है ओवरऑल जो क्यू जो एक्सचेंज हो वो इक्वल टू है जो है वो ओवरऑल वर्क जो है आपके पास डब्ल्यू इक्वल टू हर स्टेप में जो वर्क है उसका सम इक्वल टू विच इज इक्वल टू आपके पास स्टेप 1 में जो काम था वो क्या था, माइनस एन आर टी एल एन वी बी ओवर वी ए, प्लस सेकेंड स्टेप में हमारे पास काम था एन सी वी और टी के माइनस टी डब्ल्यू, और फिर माइनस थर्ड स्टेप में एन आर टी टी के, और आपके पास यहाँ एन टी डब्ल्यू था यहाँ पे, और टी के, और ये था एल एन वी डी ओवर वी सी, प्लस आपके पास क्या था एन सी वी टी डब्ल्यू माइनस टी के। ठीक, तो ये जितने आपने हर स्टेप में जो काम था उन सबको क्या कर देना, सम करना है, क्योंकि ओवरऑल वर्क इक्वल टू हर स्टेप में जो काम हुआ। अगर आप इसको ओपन करते हैं एन सी वी को टी के से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको आप यहाँ पे एन सी वी को जब टी के से, तो ये माइनस होगा, ये प्लस, तो एक दूसरे से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह एन सी वी को टी डब्ल्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और एन सी वी को टी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये ओवरऑल क्या होगा आपके पास, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल वर्क आपके पास जो है पीछे आ जाता है, वो क्या है, इक्वल टू डब्ल्यू आई इक्वल टू मोड एन आर टी एल एन, ये डब्ल्यू है आपके पास, वी बी ओवर वी ए माइनस एन आर टी के एल एन वी डी ओवर वी सी मोड। ठीक है, तो ओवरऑल वर्क आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो Q जो है इन फर्स्ट स्टेप Q इज इक्वल टू मोड एन आर टी डब्ल्यू एल एन वी बी ओवर वी ए। ठीक, इन स्टेप 1। ठीक,
तो इन स्टेप 1 जो है आपके पास Q इज इक्वल टू nRT ln, ये आपने मोड लगा लिया ताकि इसमें ये नेगेटिव हो, और ये ओवरऑल वर्क है आपके पास, ठीक है, ये ओवरऑल वर्क आपके पास ये आ रहा है माइनस nRT W हाई टेम्परेचर ln VB और VA माइनस nRT के लो टेम्परेचर ln VD ओवर V से आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आप इसको नोट कर लें, और अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्टेट गैस इस स्टेट में मौजूद है, फिर इस स्टेट में मौजूद है, लेकिन ओवरऑल टेम्परेचर क्या है, सबका सेम है। इसी तरह अगर हम यहाँ बात करते हैं, एक आइडियल गैस की स्टेट ये है और एक आइडियल गैस की स्टेट ये है, और टेम्परेचर क्या है, ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, एडियाबैटिक जो है वो कर्व्स जो है वो इन स्टेट्स को क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो ये बात कहा जाता है, कही जा रही है कि V ओवर VT इक्वल टू VB ओवर VC, ठीक है, जिनका वॉल्यूम का रेशो होगा VA डिवाइडेड बाय VT इक्वल टू VB ओवर VC, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं, तो ये आपके पास जो है वो फर्दर हम आगे यहाँ के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। दोबारा वो समझ लें कि यहाँ पर इस केस में क्योंकि ये यहाँ पे आइडियल गैस की स्टेट है, एक ये भी स्टेट है, ठीक है, ये दो डिफरेंट स्टेट्स हैं, और ये दोनों जो है यहाँ, लेकिन टेम्परेचर क्या है, सेम है। इसी तरह यहाँ एक स्टेट है गैस की और ये भी स्टेट है, और दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, और इन दोनों को आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन को जो है वो कर्व, एडियाबैटिक कर्व जो है वो क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि VA डिवाइडेड बाय VA डिवाइडेड बाय VD इक्वल टू VB डिवाइडेड बाय VC, ठीक है। तो ये रेशियो क्या होगा, एक दूसरे के सिमिलर होगा, ठीक है, ये वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, सिमिलर होगा। अब हम क्या करते हैं कि हम एफिशिएंसी का फार्मूला क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। एफिशिएंसी का फार्मूला इक्वल टू एन वो एटा इक्वल टू, ये आपके पास W है, W डिवाइडेड बाय Q इनपुट जो आपने दिया। अब W आपके पास ये ओवरऑल है आपके पास, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, आपके पास माइनस nRT W ln VB ओवर VA माइनस nRT K ln VD ओवर VC और डिवाइडेड बाय माइनस nRT W ln VB ओवर VA, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो एफिशिएंसी का फार्मूला आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम VC को ऊपर ले जाते हैं, VD को नीचे ले जाते हैं, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। आप इसको नोट कर लिया होगा, इसको मिटा रहा हूं। यहाँ पे क्या किया, VC को ऊपर ले गया और VD को नीचे, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो आपके पास एटा इक्वल टू माइनस nRT W ln VB ओवर VE प्लस nRT के ln VC ओवर VD, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, nRT माइनस TW ln VB ओवर VA। अब अगर यहाँ देखिए, ये VC यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और VA डिवाइड में चला जाएगा VB, तो ये हो जाएगा, इसको आप जो भी लिख सकते हैं VC ओवर VD इक्वल टू VB ओवर VA। तो यहाँ पर जो आपके पास क्या होगा, जो स्टेट आपके पास आ रही है VC, हाँ, तो ये जो आपके पास VC ओवर VD है, VC ओवर VD, VC ओवर VD, इसी जगह आप क्या लिख सकते हैं, VB ओवर VA, ठीक है। VCD ओवर VD की जगह आप लिख सकते हैं VB ओवर VA। तो ये आपके पास होगा एटा इक्वल टू माइनस nRT W ln VB ओवर VA प्लस nRT K ln VB ओवर VA डिवाइडेड बाय माइनस nRT W ln VB ओवर VA, ठीक है। अब आप ओवरऑल क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और ये आपके पास जो आ जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी nRT W ln VB ओवर VA माइनस nRT K ln VB ओवर VA, और नीचे भी डेफिनेटली माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, nRT W ln
वी बी ओवर वी ए आपके पास, ठीक। तो अब आप इस पे कॉमन लें, एन आर का एल एन वी बी ओवर वी कॉमन ले लेते हैं इक्वल टू एन आर एल एन वी बी ओवर वी ए, तो ये हो जाएगा टी डब्ल्यू माइनस टी के और डिवाइडेड बाय एन आर टी डब्ल्यू एल एन वी बी ओवर वी ए, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एन आर इससे कैंसिल, तो आपके पास एफिशिएंसी का फार्मूला आ रहा है टी डब्ल्यू माइनस टी के डिवाइडेड बाय टी डब्ल्यू, ठीक है, विच विल बी लोअर देन 1। तो ये हमने क्या किया कि कार्नट प्रोसेस के लिए हमने एक जो है वो एफिशिएंसी का फार्मूला और वर्क के फार्मूला उसको क्या किया, ड्राइव किया। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह जो है हीट जो यूज हुई है कार्नट प्रोसेस में, वो किस तरह वर्क और जो है वो क्यू डैश में चेंज हो जाती है, इसी तरह वो एंट्रोपी और को किस तरह जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट होती है एनर्जी। इसको आप नोट कर लेते हैं, हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। ये जो है प्रेशर वॉल्यूम है, इसी की जगह हम क्या कर लेते हैं कि आपके पास ओवरऑल जो है जो हीट है वो चेंज हो गई। आप कह सकते हैं कि ये है आपके पास, ये आपके पास W है और ये Q डैश है, ठीक है। ओवरऑल जो हीट है वो वर्क और Q डैश में क्या हुई, वो एक्सचेंज हुई। इसी तरह अगर आप जो बात करते हैं एंट्रोपी की, इसको आप नोट कर लिया होगा। एंट्रोपी जो है डेफिनेटली आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह जो है आपके पास जो है वो ये एंट्रोपी S है और ये टेम्परेचर है और इसमें आपके पास जो है वो चेंज आ रहा है, ठीक है। ये एंट्रोपी चेंज ये आपके पास W है और ये Q डैश है। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, ये आपके पास S1 एंट्रोपी है, S2 एंट्रोपी है, S3 एंट्रोपी और S4। तो हमने कहा था कि ओवरऑल एंट्रोपी यहाँ पर क्या होती है, वो जीरो होती है, क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो इसलिए इसमें हम क्या कहते हैं कि ओवरऑल एंट्रोपी क्या है, उसमें क्या रहती है, वो इक्वल टू ओवरऑल एंट्रोपी चेंज हो इक्वल टू जीरो है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो न्यू पैरामीटर एंट्रोपी को क्या करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंस देता है और इंट्रोड्यूस करता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कहती है कि आप हीट को वर्क में चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं कि ये इतना जो है वो आप कह सकते हैं एफिशिएंसी के साथ आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे न्यू पैरामीटर आता है वो एंट्रोपी है। आप इस टॉपिक को मजीद जो है अच्छी बुक से आप उसको रीड करें और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैं ज़रूर डिस्कस करें, ताकि हम इस टॉपिक पे मजीद अच्छी कमांड हासिल कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड मजीद न्यूमेरिकल्स वगैरह पे बात करेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।